हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ कॉन्सेप्ट 25 पर। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। नंबर सिस्टम के पार्ट 1 में हमने बेसिक कवर किया था और आज पार्ट 2 में हम सीखेंगे इम्पोर्टेंट फार्मूला और शॉर्टकट्स जो एग्जाम में डायरेक्ट यूज होते हैं, जिससे आप टफ से टफ क्वेश्चन को सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। आज का वीडियो में हम कवर करेंगे डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट फार्मूला ट्रिक्स, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आपको ऐसे ही स्मार्ट ट्रिक चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला फार्मूला क्या है देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल, भाग देने का नियम। अब इसमें डिविजिबिलिटी रूल 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 8 का, 9 का, 10 का। तो मैं इसका सबका अलग अलग डिविजिबिलिटी रूल बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल बता रहा हूँ। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 2 का डिविजिबिलिटी रूल वो है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या जिसका यूनिट डिजिट हमेशा इवन नंबर हो, वह हमेशा 2 से डिवाइड होगी। यहाँ की संख्या कुछ लेकिन हमेशा ये इवन नंबर होगा तो वह हमेशा 2 से ही डिवाइड होगी। ओके, यही है किसका डिविजिबिलिटी रूल? 2 का। देखिए इसमें क्या लिखा है, लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए, मतलब लास्ट यूनिट डिजिट हमेशा इवन ही होगा, तभी तभी ये 2 से डिवाइड होगा। अब है डिविजिबिलिटी रूल का 3 का। अब डिविजिबिलिटी रूल 3 का क्या है? 3 का देखते हैं। 3 में क्या, वह बड़ी सी बड़ी संख्या या छोटी सी छोटी संख्या जिन्हें योग करने पर हमेशा वह 3 से डिवाइड होनी चाहिए। जैसे कोई से ले लेते हैं, जैसे 2, 7, 4, 5, 3, 6, 8, 1। अब इतनी बड़ी सी बड़ी संख्या, अब हम इसे ऐड करेंगे ऑल वर्ड में, और यदि ये 3 से डिवाइड है तो यही 3 का डिविजिबिलिटी रूल होगा सीधे सीधे। देखिए यहाँ क्या बताया है, सम डिविजिबल बाय 3, मतलब इनके सभी संख्याओं को ऐड करने पर यदि वह 3 से डिविजिबल होती है तो वो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है। जैसे अब इसी को काउंट करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ऐड करते हैं 2 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 8 1 8 प्लस 1, 7 2 9, 9 4 9 4 13, 13 5 18, 18 3 21, 21 6 21 6 27, 27 और 8, 27 और 8 कितना होता है? 27 और 8 35, 35 से 36। अब 36 क्या है, 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये क्या होगा, 3 का डिविजिबल, मतलब ये संख्या पूरी तरीके से 3 से डिविजिबल होगी। मतलब 3 की डिविजिबिलिटी रूल वो है कि सभी संख्याओं को सम करने पर, मतलब जोड़ने पर, यदि वह संख्या 3 से डिविजिबल है तो वह 3 का डिविजिबिलिटी रूल का मतलब 3 से डिविजिबल होगा। जैसे यदि आपको इतना नहीं जोड़ना तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 3 का पार्ट बनाओ या 6 का पार्ट बनाओ या 9 का पार्ट। जैसे 7 2 9, 9 ऑलरेडी 3 से डिविजिबल है, 5 4 9 ये भी डिविजिबल, 3 6 ये भी, 3 6 9 ये भी डिविजिबल, 8 1 9 6, मतलब सीधे सीधे इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब सीधे सीधे क्या है कि यदि बड़ी सी बड़ी संख्या को यदि सम करने पर उस संख्या को यदि 3 से डिवाइड करते और यदि रिमाइंडर 0 आता है तो वह संख्या पूरी तरीके से 3 से डिविजिबल होगी। ओके, चलिए देखते हैं अब अगला। इसके अलावा कौन सा, 4 का डिविजिबिलिटी रूल। अब 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है,
4 का डिविजिबिलिटी रूल बताते हैं कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या जिसके लास्ट दो संख्याएं हमेशा 4 से डिवाइड होनी चाहिए। मतलब कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, यदि लास्ट की दो संख्या 4 से डिविजिबल, मतलब बड़ी पूरी संख्या 4 से डिविजिबल। जैसे मैं कुछ भी लिख दूं 4, 5, 3, 2, 1, 5, 7, 9, 7, 2, इतनी बड़ी सी बड़ी संख्या, बट हम इसे यदि 4 से डिवाइड करने जाएंगे इतनी बड़ी संख्या डिवाइड तो हम कर नहीं पाएंगे। अब हमको इसका रिमाइंडर क्या निकालना है, 0 निकालना है। तो अपन को कुछ नहीं करना, लास्ट के दो वर्ड, क्या लास्ट के दो वर्ड 72, यदि 72 को 4 से डिवाइड करते तो सीधे सीधे रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। अतः यह संख्या पूरी तरीके से 4 से डिवाइड, ओके, क्या पूरी तरीके से 4 से डिवाइड। मतलब ये याद रखना कि 4 की डिविजिबिलिटी रूल में ये है कि कितनी भी बड़ी सी बड़ी संख्या लेकिन इसके लास्ट दो डिजिट 4 से डिवाइड, तब 4 से डिविजिबल है और उसका रिमाइंडर 0 आता है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। ओके, अब इसके अलावा देखते हैं, अब किसका डिविजिबिलिटी रूल देख रहे हैं, लास्ट किसका, 5 का। अब 5 का डिविजिबिलिटी रूल कुछ नहीं है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल मैं बता दे रहा हूँ। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट का जो डिजिट है वो तो 0 होना चाहिए या कि 5 होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी डिजिट आती तो वह 5 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन यदि लास्ट में 0 और 5 आता है तो यह हमेशा 5 से डिविजिबल होगा। और लेकिन यदि इसी के में 10 के डिविजिबिलिटी रूल आता है, 10 के डिविजिबिलिटी रूल में हमेशा लास्ट डिजिट 0 ही होगी। यदि लास्ट डिजिट 0 है तो वह संख्या पूरी तरीके से डिविजिबल होगा, उसका रिमाइंडर 0 है। बट यदि 5 के डिविजिबिलिटी रूल में बताए तो उसके लास्ट डिजिट 0 या कि 5 होना चाहिए। ओके, अब 6 का डिविजिबिलिटी रूल, हालांकि हम 6 का अलग से कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता है, जो 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है वही 6 का होता है। बट एक ही संख्या में, एक ही पूरी संख्या में 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल लागू, मतलब मेरे कहने का मतलब ऐसा है कि कितनी भी बड़ी सी बड़ी संख्या यदि उसका लास्ट डिजिट सम संख्या इवन नंबर है और पूरी संख्या का ऐड करने से, पूरी संख्या को सम करने से यदि वह 3 से डिवाइड होता है, रिमाइंडर 0 होता है तो वह संख्या 6 का रिमाइंडर क्या होगा, 6 का रिमाइंडर होगा। मतलब लास्ट डिजिट इवन भी होनी चाहिए और उसको संख्या को सम करने पर वह 3 से डिविजिबल हो, तभी वह संख्या 6 से डिविजिबल होगी। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल किसका, 8 का। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल मैं बता रहा हूँ। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि कितनी भी बड़ी सी बड़ी संख्या, कितनी भी छोटी सी छोटी संख्या, यदि उसके लास्ट 3 डिजिट, 4 में 2 में क्या था लास्ट डिजिट, 4 में क्या था लास्ट 2 डिजिट और 8 में क्या होगा लास्ट के 3 डिजिट। ऐसे ही 16 का आएगा तो लास्ट का 4 डिजिट, यदि 32 का तो लास्ट के 5 डिजिट। बट उतना पूछता नहीं, ये 8 या 10 तक का ही पूछता है, तो लास्ट के 3 डिजिट। अब जैसे फॉर एग्जांपल में एक एग्जांपल दे रहा, मैं एक बार बता दे रहा, एक सेकंड। अब देखिए जैसे 5, 3, 4, 2, 1, 5, 2, 5, 1, 2, ये। अब अपन को कुछ नहीं देखना, इतनी बड़ी भी संख्या को अपन 8 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम इसका रिमाइंडर लाएंगे, हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो इतने में लेंदी हो जाती, कुछ नहीं करना, आपको लास्ट के 3 डिजिट देखना। लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 512। अब इसको देखो, ये 8 से डिवाइड है और इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। 8 छंग 48, बचेगा कितना, 3, 8 चको 32 का रिमाइंडर क्या आएगा, 0 होगा। मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है। इसलिए हम अपन कितनी भी बड़ी संख्या, अपन को लास्ट की सिर्फ 3 डिजिट
6 डिजिट ही देखना है। यदि तीन डिजिट लास्ट के 8 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी, ये याद रखना। ओके, इसके अलावा देखते हैं अब कौन सा है। अब डिविजिबल बाय 9। 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है? वैसा ही जैसा 3 का है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल और 9 का डिविजिबिलिटी रूल सेम। बस इतना है कि 3 के डिविजिबिलिटी रूल में यदि उसकी सम संख्या 3 और 6 भी आती है तो वह 3 से डिविजिबल होगा, लेकिन 9 के डिविजिबिलिटी रूल में यदि उसका योग करने पर यदि वह 9 से डिवाइड होती है और रिमाइंडर 0 आता है तो वह संख्या 9 से डिवाइड होगी। यदि उसके सम करने पर रिमाइंडर यदि 3 आता है या कि 6 आता है तो वह संख्या 9 से डिविजिबल नहीं होगी। ओके, उसके लिए 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा 0 होना चाहिए। जैसे मैं कोई एक एग्जांपल बता रहा, मैं यही पास बता दे रहा हूँ। देखो, अब है रिमाइंडर जैसे 7 3 6 2 7 1 8 2। अब इतनी बड़ी संख्या है, 7 3 6 2 7 1 8 2। अब इसमें कुछ नहीं करना, इनको जोड़ना है। अपन यदि इसको जोड़ेंगे तो लेंगे, अपन कुछ नहीं करना है। ऐसे वर्ड लिखे उसका सम जैसे ही हो उसे वहीं से काट दे से। जैसे 7 और 2 9, 6 3 9, 7 7 और 2 9, 8 1 9। मतलब इसका रिमाइंडर से जीरो, क्योंकि पूरी तरीके से डिवाइड हो गए, मतलब इसका रिमाइंडर 0। मतलब ये संख्या पूरी तरीके से डिविजिबल। या कि अपन इसको जोड़ते 7 3 10 6 16 16 2 18 18 7 18 7 25 25 1 26 26 और 8 26 और 8 44 44 26 एक 7 3 10 6 16 16 2 18 18 7 25 25 1 26 26 और 2 28 28 और 8 36। ये जोड़ की पूरी तरीके से 9 से डिविजिबल। ओके, 9 से डिविजिबल मतलब ये सीधे सीधे 9 का डिविजिबिलिटी रूल इसमें लागू होगा। बट इतना बड़े सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना। जितने जितने नजदीक आप वर्ड को छोटा करते जाओगे कुछ नहीं, 7 जैसे ही 9 सम करने पर उसे वही पार्ट काट दो, जिससे कारण आपकी संख्या लास्ट में कम से कम हो गया। और यदि वह 9 से डिविजिबल है कुछ रिमाइंडर 0 है तो वह संख्या पूरी तरीके से 9 से डिविजिबल होगी। ओके, चलिए देखते हैं अगला फार्मूला। अब अगला फार्मूला क्या बोलते हैं? अब एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? किसी संख्या का हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट फैक्टर, वही उसका एचसीएफ होता है, लार्जेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये होता है एलसीएम। इसका एचसीएफ का क्या होता है? लार्जेस्ट कॉमन डिवाइजर। और एलसीएम होता है स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए देखिए, जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कोई जैसे एक एग्जांपल ले रहा, 15 और 20, 15 और 20। अब इन दोनों में कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों को डिवाइड करे? 15 का क्या होगा? 3 गुणे 5 और इसका होगा 4 गुणे 5। अब इसमें देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। तो दोनों में कॉमन क्या है? 5। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 5 होगा, जो 15 को भी डिवाइड कर दे और 20 को भी डिवाइड कर दे। ये होता है लार्जेस्ट कॉमन डिवाइजर, जो दोनों संख्या को डिवाइड कर दे। लेकिन यदि इसी में एलसीएम पूछ ले, ये क्या था? इसका एचसीएफ था, एचसीएफ था। अब इसी को बोल दे कि एलसीएम
एलसीएम क्या है? तो एलसीएम के लिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले इनका फैक्टर देखना, क्या 15 का फैक्टर 3 और 5 है, 20 का फैक्टर 4 और 5 है। अब इसमें से ऐसी संख्या लेना है, ऐसी बड़ी सी जो कि 15 को 15 उससे डिवाइड हो जाए और 20 भी उससे डिवाइड हो जाए। ओके, 15 भी डिवाइड हो जाए और 20 भी डिवाइड हो जाए, कुछ नहीं करना। 3 गुणे 5, अब इसमें 5 तो दोनों में गुणे 4 कर दो। मतलब ये एक ऐसी संख्या जिससे 15 और 20 को डिवाइड करने पर ये संख्या पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी, सीधे सीधे। ओके, एचसीएफ तो मैं बता दिया कि एक ऐसी संख्या बड़ी सी बड़ी जो दोनों संख्या को डिवाइड करते हैं, लेकिन एलसीएम में क्या है कि एक ऐसी संख्या जो दोनों संख्या से डिवाइड हो जाए, ऐसा होगा, दोनों संख्या से डिवाइड। जैसे 3 गुणे 5, 5 चौको 20 तिहाई 60, 5 से 15 चौको 60, तो इसका क्या होगा, एक सेकंड, 3 पचे 15 चौको 60 है, क्या है 60। अब 60 एक ऐसी संख्या जो 15 से भी डिवाइड है और 20 से भी डिवाइड है। किससे डिवाइड है? 15 से भी डिवाइड है और 20 से डिवाइड। ओके, और भी ऐसे एग्जांपल देखना है, जैसे अब जैसे एलसीएम और एचसीएफ, जैसे 12 और 18, 12 और 18, अब 12 और 18 में देखते हैं 12 और 18 का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ देखते हैं 12 और 18 का, सबसे पहले 12 का फैक्टर और 18 का फैक्टर देखें। यदि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे एकदम प्राइम में, जो अभाज्य तरीके से होती है, इसका कुछ नहीं करना, 2 की घात 2 गुणे 3, ये किसका है? 12 का है। जब 18 का निकालेंगे तो क्या होगा? 36 18, बस 36 18 में कुछ नहीं, इसको और प्राइम फैक्टर में मत कुछ करना, 2 गुणे 3 की घात, सॉरी 2 होगा, 3 की घात 2, ये किसका है? 18 का, किसका? 18 का। ओके, 3 की घात किसका? 18 का। अब इसमें क्या देखना, एचसीएफ जो दोनों में कॉमन हो, इसमें 2 की घात 2 है और इंटू 3, इसमें 2 और घात 3, मतलब अपन को एचसीएफ जो दोनों में सेम कॉमन हो, तो इसमें 2 की घात 2, इसमें 2 की घात 1 है, मतलब इसमें क्या होगा, कॉमन क्या है? 2, जो सबसे कम घात की होगी दोनों में मिला के उसको लिखेंगे। लेकिन यदि एलसीएम होगा तो अपन यहाँ क्या लेते, ये तो एचसीएफ का है, और यदि इसी को एलसीएम में लेता तो इसमें जिसकी घात बड़ी हो, जैसे यहाँ 2 की घात 2 होगी। ओके, अब इसके अलावा एचसीएम में 3, यहाँ 3 या 3 की पावर 2, तो सबसे लोअर घात किसमें? 3 में, तो इसका होगा 3। बट इसमें मैक्सिमम घात लेना है, कॉमन होगा 2, मैक्सिमम घात इसमें क्या हो जाए? 3 की पावर 2। ओके, अब इसका क्या होगा? इसका एचसीएफ होगा 3 दूनी 6, इसका एचसीएफ क्या? 6 होगा। लेकिन यदि एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होगा? 2 दूनी 4 गुणे 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 कितनी होगी? 3 तिकाई 9, और 9 चौको 36, तो इसकी एलसीएम क्या होगी? 36 होगी। बट एचसीएफ क्या होगा? 6 होगा, ये निकाला देखो, एचसीएफ क्या 6 है और एलसीएम क्या है? 36। लेकिन लेकिन यदि एलसीएम और एचसीएफ दोनों का मल्टीप्लाई करें, एलसीएम और एचसीएफ का, तो उससे हमें दो संख्याएं प्राप्त होंगी, दो संख्याएं, जो एच एक्स क्या प्राप्त होगी? एच एक्स, एच मतलब एच सी एफ, तो एच एक्स और एच वाई प्राप्त होगी। एच एक्स और एच वाई बराबर होता है एलसीएम इंटू एच सी एफ।
ये मैं आगे चल कर आपको ये बताऊंगा। इसका फार्मूला भी होता है कि दो संख्याओं का एलसीएम, मतलब दो संख्याओं का मल्टीप्लाई, मतलब गुणा ही एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। ये ओके, एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। अब रिमाइंडर थ्योरम, पहले आप आई होप ये वाला समझ गए होंगे। जैसे मैं कोई एक संख्या निकाल के देता हूँ, जैसे हालांकि आप जब फॉर्मूला करवा क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको, फिर भी मैं एक क्वेश्चन इसका करवा के दे रहा हूँ। देखो, जैसे दो संख्या है एच एक्स और एच वाई, जिसमें से 12, तब दोनों संख्याओं का, दो संख्या है, मान लो एक का है 12 और एक का है एक्स, ठीक है। दो संख्या है, एक का है 12, एक से इसको और अच्छे से लिख दे रहा। दो संख्या एक है, 12 है और एक्स है, ठीक है। 12 और एक्स, इसका एचसीएफ, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा 6 है। और एलसीएम, एलसीएम कितना है, 36 है। एलसीएम क्या, 36 है। अब इसमें से दूसरी संख्या ज्ञात करना, तो इसका फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ, मतलब फर्स्ट संख्या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या दूसरी संख्या एक से बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ओके, इसको और अच्छे से लिख दो तो आपको समझ में आए। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ओके, एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब पहली संख्या क्या है, 12 है, और दूसरी संख्या क्या है, एक्स, और एचसीएफ क्या है, एचसीएफ क्या है, सीधे सीधे 6, और एलसीएम क्या है, 36। अब यहाँ से निकलते 12 के 36, तो एक्स का मान कितना है, 18। यहाँ से हम लोग क्या मिला कि दूसरी संख्या क्या थी, 18x थी। या कि इसको और भी लिख सकते थे, इसको अपन ऐसे लिखते, पहली संख्या दूसरी संख्या को एच एक्स गुणे एच वाई, यदि दोनों संख्या अपन को मालूम नहीं है, और एल सी, और एच यहाँ क्या है, एच यहाँ एच सी एफ है। ओके, और एक्स और वाई कोई संख्या है जो एच सी एफ से कॉम, उसमें एच सी एफ जुड़ा हुआ है। लेकिन यदि एच सी एफ ना हो तो उसके अलावा फिर इसमें एचसीएफ की जगह सिर्फ एलसीएम भी नहीं, उसमें सिर्फ दो संख्या होगी। लेकिन यदि एलसीएफ एचसीएफ बुढ़े एलसीएम करेंगे तो उसकी कंप्लीट संख्या लेंगे, जिसमें दोनों का कॉमन फैक्टर भी होगा। इसलिए एच यहाँ कॉमन फैक्टर जिसे हम एचसीएफ बोलते हैं। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहलाता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर गुणे क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर, मतलब इससे सीधे सीधे भाज, भाजक, भागफल और शेषफल। तो मैं सीधे सीधे
आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे आपने हमेशा ये वाला तो फॉर्मूला यूज किया होगा, यहाँ होता है भाजक भाज्य शेषफल और ये भागफल। ओके, भाजक मतलब जिससे डिवाइड किया जाता है, भाज्य मतलब जिसे डिवाइड किया जाता है, और भागफल मतलब जितना डिवाइड कर जितना डिवाइड किया जाता है, शेषफल जितना डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो है इसका शेषफल। ये होता है ये होता है डिवाइजर, नहीं डिवाइजर ये है क्वोटिएंट, रिमाइंडर ये डिविडेंड है डिविडेंड। जैसे कोई भी देख लो, जैसे अपन यहाँ 17 17 हमारे यहाँ क्या भाज्य, 17 भाज्य, इसे 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 दिए 15, रिमाइंडर कितना बचा 2। यहाँ पर 2 रिमाइंडर है, ये भागफल है जिसे कहते हैं डिवाइजर, नहीं डिवाइजर तो ये होगा, इसे क्वोटिएंट बोलते हैं, ये है सीधे सीधे डिवाइजर और ये डिविडेंड। अब ऐसे आपको निकाला कुछ नहीं करना, इस फार्मूले से यदि डिविडेंड निकालते हैं कुछ नहीं करना, 3 गुणे 5 3 गुणे 5। ओके, जहाँ 3 क्या है क्वोटिएंट है, 5 क्या डिवाइजर है, प्लस 2 तो हमको डिविडेंड मिल जाएगा। जैसे 5 से 15 2 17, यही हमारा डिविडेंड। ओके, ये क्या हमारा डिविडेंड है जो हमको निकालना था। देखो डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुणे क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर, ये आपको हमेशा याद रखना होगा क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम में ये फार्मूला हमेशा होता है। और ऐसे इससे भी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, कि जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तब इसके बारे में बताऊंगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फार्मूला नंबर ऑफ फैक्टर्स, मतलब किसी एक संख्या के कितने फैक्टर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 2 के कितने फैक्टर, 2 के कितने फैक्टर है, 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर, एक 2 है और एक 1 है। 3 के कितने फैक्टर है, 3 है और 1 है। बट यदि 6 के कितने फैक्टर, तो 6 के क्या है, एक 6 है, एक 3 है, एक 2 और एक 1, मतलब कितने फैक्टर है, 6 फैक्टर है। ऐसे ही 9 के, 9 के कितने फैक्टर है, 9 का एक 9 है, एक 3 है, एक 1 है, 3 फैक्टर, 9 3 1। ऐसे ही बड़ी सी बड़ी संख्या के भी अपन को नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना होगा, तो अपन इसे कैसे, मतलब इसे कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसके लिए अपन को याद तो नहीं ना। जैसे 512, अब 512 के कितने फैक्टर है, कितने निकालते बैठोगे, कहाँ तक निकालोगे, इसलिए अपन इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है n इक्वल टू p की पावर a और q की पावर b, जहाँ p और q प्राइम नंबर है, p और q एक प्राइम संख्या प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या जिससे इसे भी आप डिवाइड नहीं किया जा सकता, इतनी मतलब इतने अभाज्य संख्या में हो जाएगा। यदि n बराबर p की पावर a और q की पावर b है, q की पावर b है, तो टोटल फैक्टर क्या होंगे इसके, टोटल फैक्टर क्या होंगे इसके, a प्लस 1 और b प्लस 1। अब इसे मैं करके भी दिखा रहा हूँ, जैसे ये निकाला देखो। अब मैं एक इसमें से आपको दिखा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, तो इससे मैं रफ कर दे रहा हूँ। जैसे 6, मैं आपको सबसे इजी सबसे बता रहा हूँ, सबसे पहले क्या बता रहा हूँ, 6 6। अब 6 के कितने फैक्टर, 6 के कौन कौन से फैक्टर है, एक 2 है, लेकिन इसमें क्या प्राइम नंबर देखना, एक 2 प्राइम नंबर, एक 3 प्राइम नंबर है, तो 2 की पावर 1
गुणे 3 की पावर 1। सबसे पहले इसे डिवाइड करते हैं, मतलब प्राइम नंबर में तोड़ते हैं 6 को। क्या 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर, तो 2 गुणे 3 बराबर 6 होता है। अब यहाँ क्या लिखा है, एक यहाँ क्या है ए, बट इस फार्मूले में रखना है, तो हो जाएगा 1 + 1, और इसका भी 1 + 1, क्या हो जाएगा 2 गुणे 2, मतलब कितने फैक्टर है 4। दो के इसके कितने फैक्टर है 4। अब आपको यकीन है तो मैं इसके निकाल भी दे, 6 के कितने फैक्टर है 4। देखो जैसे 6 इक्वल टू, एक इसका 6 फैक्टर था, एक 3 फैक्टर, एक 2 फैक्टर, एक 1 फैक्टर, आ गए 4 फैक्टर। अब अपन को ऐसे में याद करना पड़ता है कि 6 है, 3 है, 2, और ऐसे में बाई चांस हमें एक आध संख्या भूल गए तो इससे में हमारे आंसर गलत, और क्वेश्चन पूरा वहां 0 नंबर। इसलिए अपन को इस फार्मूले से हम बड़े से बड़ी संख्या के फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, जैसे यहाँ 36 का किया है, 36 का किया है। अब देखो 36 का मैं कर रहा हूँ। अब 36, 36 कितने में डिवाइड होगा, सबसे पहले 9 चौको 36, क्या हो जाएगा 4 9 36। अब 4 मतलब 2 की पावर 2 गुणे, और 9 मतलब 3 की पावर 2। कहा मैंने क्या बोला कि वहां तक इसको डिवाइड करना जब तक ये नीचे का भाग एकदम प्राइम ना हो जाए। अब 2 और 3 दोनों एक प्राइम नंबर है, बट मैंने बताया था फार्मूला कि n बराबर क्या होता है, p की पावर a गुणे q की पावर b। तो p यहाँ क्या 2, q यहाँ 3, लेकिन पावर अपन क्या कहते हैं, पावर ही पावर में एक प्लस करके मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल जाते हैं, जैसे a+1 और कोष्टक b+1, इसी फार्मूले में रखते हैं। तो कहते हैं 2 + 1 और 2 + 1, तो जाएगा 3 गुणे 3। इसके कितने फैक्टर होंगे, टोटल 9 फैक्टर होंगे। आपको यकीन नहीं हो तो आप निकाल भी लो। अब 36, 36 के फैक्टर निकालो। सबसे पहले तो 36 खुद है, इसके अलावा 18 है, इसके अलावा 12 है, इसके अलावा 9 है, 9 के बाद 6 है, 6 के बाद 3 है, 6 है, 3 है, 2 है, 1 है, एक और होगा, तो देखो कौन सा है, वो है 4। इसके मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक 4 और 3। अब गिन लो कितने फैक्टर, 36 है, 36 है, 18 है, 12 है, 9 है, 6 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फैक्टर है। बट अपन को ऐसे में याद करता और ऐसे में एक भी भूल जाता तो अपन यहाँ से हमारा पूरा क्वेश्चन है। इसलिए सबसे आसान फार्मूला है, यहाँ से अपन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं। इस फार्मूले से आप बड़ी सी बड़ी संख्या के भी नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ओके, इसलिए ये वाला फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसे आप याद रख लें, क्योंकि ये फैक्टर ही आपको एग्जाम में नंबर दिला सकते हैं। क्योंकि एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट एग्जाम, हर एग्जाम में नंबर ऑफ फैक्टर या संख्याओं का गुणनखंड निकालता है। अपन पहले संख्याओं के गुणनखंड कौन सा वाला निकालते थे, जब अपन स्कूल लाइफ में होते थे, ये वाला निकालते थे। देखो जब ये अपन एलजेब्रा पढ़ेंगे तो आएगा ऐसा वाला, x² प्लस 6x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका गुणनखंड निकाल देते, याद करो
लेकिन ये अलजेब्रा में आएगा। अभी हम नंबर सिस्टम पर, नंबर सिस्टम में भी किसी संख्या के नंबर ऑफ फैक्टर गुणनखंड पूछ सकता है, इसलिए ये फार्मूला हमेशा आपके लिए कारगर साबित। जहाँ पी और क्यू एक प्राइम नंबर है और ए और बी उसकी पावर है, घात है, और यदि नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे तो जो पावर होते हैं उसमें एक प्लस करके और मल्टीप्लाई करने पर हमें किसी संख्या के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल प्राप्त हो जाते हैं। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब परफेक्ट नंबर, परिपूर्ण संख्या, मतलब सम ऑफ फैक्टर्स, वही सम ऑफ फैक्टर, मतलब किसी संख्या का फैक्टर कितने हैं। जैसे छह के फैक्टर कौन, 1 2 3, मतलब परिपूर्ण संख्या, मतलब सम ऑफ फैक्टर ही उसके छह, मतलब जितने फैक्टर, यदि उसके फैक्टर को सम करोगे तो उस सेम संख्या प्राप्त होगी। ओके, और एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ऐसे में और भी एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे 12, सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12, 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे 12, 12 का देखते हैं। जैसे 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 4 गुणे 3, बट 4 यहाँ प्राइम नहीं, इसलिए 2 की पावर 2 गुणे 3। अब इसको फार्मूला अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, फार्मूला अप्लाई करते हैं। बट इसको अपन कैसे करेंगे फार्मूला अप्लाई, सम ऑफ फैक्टर परफेक्ट नंबर पूछे तो इसका फार्मूला होता है, यदि किसी संख्या का, जैसे पी एन बराबर सीधे सीधे पी की पावर 2 गुणे क्यू की पावर 3 है बाई चांस। तो इसको सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते देखो। सम ऑफ फैक्टर क्या होगा कि पी की पावर 0 प्लस पी की पावर 1 प्लस पी की पावर 2 इनटू क्यू की पावर 0 प्लस क्यू की पावर 1 क्यू की पावर 2 जुड़े क्यू की पावर 3, क्यू की पावर 3। ये होता है सम ऑफ फैक्टर। अब यह क्यू की पावर 1 क्यू की पावर 2 क्यू की पावर 3, ये होता है इसका फॉर्मूला। ओके, मतलब किसी संख्या का यदि पी की पावर, देखिए मैं आपको उस फार्मूले में बता, बट ये आपका सबसे मेन, इस हिसाब से आप निकाल सकते हो। जैसे अब इसमें से सम ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं, सम ऑफ फैक्टर तो इसी फार्मूले में रख दो तो क्या हो जाएगा, 12 का क्या होगा, सम ऑफ फैक्टर तो सबसे पहले होगा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस कोष्टक 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। अब इसको सीधे सीधे 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 1 मतलब 2, और 2 की पावर 2 मतलब 4 कोष्टक 3 की पावर 0 1 और 3 की पावर 1 इक्वल टू 4, को अपन सीधे लिख देते हैं 4 होगा। अब 4 2 6, 6 और 1 7, तो जगह 7 गुणे 4, 7 चको 28, तो इसका सम ऑफ फैक्टर्स कितना आएगा, 28 होगा। क्या आएगा, 28। तो सीधे सीधे 12 का सम ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, 18 होगा, 18। ओके, ऐसे हम किसी भी संख्या से निकाल सकते हैं। मैं आपको इसका फार्मूला ये लिखवा दे रहा हूँ, सम ऑफ फैक्टर्स का फार्मूला। तो चलो मैं आपको इसका सबसे मेन फार्मूला लिखवा दे रहा हूँ, सम ऑफ फैक्टर्स का पूरा फार्मूला। तो सम ऑफ फैक्टर्स का फार्मूला देखो, लिखो n
बराबर p की पावर a गुणे q की पावर b गुणे r की पावर c। अब इसका सम ऑफ फैक्टर क्या होगा? सम ऑफ फैक्टर 1 प्लस p प्लस p स्क्वायर प्लस डॉट डॉट p की पावर a कोष्टक 1 प्लस q प्लस q की पावर 2। ये मतलब इसका मतलब एक ही होता है, इसका मतलब समझे q की पावर सर एक कहाँ गया, प्लस डॉट 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 q की पावर b गुणे 1 प्लस r प्लस r की पावर 2 प्लस डॉट डॉट r की पावर c। ये होता है इसका फार्मूला। ओके, 1 प्लस p की पावर 1 या कि p प्लस p स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कहाँ तक होगा, p की पावर a तक। ऐसे 1 प्लस q की पावर a प्लस q स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 1 की पावर मतलब q की पावर b तक होगा। ओके, ऐसे ही 1 प्लस r स्क्वायर प्लस डॉट डॉट r की पावर c तक। अब आप बोलोगे सर यहाँ एक कैसे है? तो यदि p की पावर 0 करोगे तो इसका मान एक ही होता है, और यदि p की पावर a करोगे तो इसका मान p ही होता है। ओके, इसलिए ऐसा लिखा। ऐसे इसमें q की पावर 0 करोगे तो 1 होगा, मतलब किसी संख्या की पावर यदि 0 होगा तो इसका मान 1 होता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा भी एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है जो ज्योमेट्रिक फॉर्म में होता है, बट जब आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तब उसको बताऊंगा, क्योंकि आप अभी आपको इसमें बताऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि उसको मैं ज्योमेट्रिक फार्मूला के हिसाब से बताऊंगा। तो जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब आप उसको समझना। ओके, बाकी आई होप ये वाला तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसको कैसे नंबर ऑफ सम ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स अलग है, सम ऑफ फैक्टर्स अलग है। नंबर ऑफ फैक्टर्स मैंने आपको ये बताया जिसमें किसी संख्या के टोटल फैक्टर, लेकिन सम ऑफ फैक्टर थोड़ी अलग है। जब इसको मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। मैं आज आपको बस फार्मूला बता रहा हूँ। अब स्क्वायर और क्यूब, वर्ग और घन। स्क्वायर और क्यूब तो एटलीस्ट मेरे को लगता है सभी बच्चों को तो आना ही चाहिए। स्क्वायर 50 तक और क्यूब 30 तक तो आना ही आना चाहिए, यदि आप मैथ की प्रिपरेशन एसएससी या रेलवे के हिसाब से कर रहे हैं तो। इसलिए जैसे 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, ऐसे क्यूब 3 मतलब 27, 3 का क्यूब मतलब 27, 4 की पावर 3 बराबर 64, 5 की पावर 3 मतलब 5 का क्यूब बराबर 125। ऐसे निकाल सकते हो। हालांकि मैं स्क्वायर का मैं निकालने का एक ट्रिक बताऊंगा जो जिससे आप एक से हजार मतलब कई तक के निकालो। चलो मैं एक दिन अलग क्लास लूंगी, उसमें आपको स्क्वायर निकालने का फार्मूला ट्रिक के साथ बताऊंगा कि कैसे स्क्वायर निकाल सकते हैं। 50 तक यदि आपको याद है तो आगे के मैं फार्मूला कि आपको 25-30 तक भी याद है स्क्वायर, तो मैं आपसे उस ट्रिक के माध्यम से मैं आपको 1000 तक के स्क्वायर निकालने के लिए मैं बता दूंगा। ठीक, और ज्यादा नहीं, बस 5-2 मिनट में आप एक स्क्वायर निकाल सकते हो बिना कैलकुलेशन के। ज्यादा हल्का कैलकुलेट करोगे बड़े आराम से आपका निकल जाएगा। ओके, अब चलिए देखते हैं यूनिट डिजिट। जो सबसे ज्यादा एसएससी के प्री में सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ सब में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है यूनिट डिजिट, और ये रेलवे में भी पूछता है, और ये हमेशा पैटर्न रिपीट होते रहता है। तो जैसे 2, सबसे पहले किसका निकालते हैं, 2 का।
यूनिट डिजिट हमेशा 2 का सबसे पहले। यूनिट डिजिट क्या होता है? यदि वह संख्या जिसका सबसे लास्ट डिजिट ही यूनिट डिजिट कहलाती है, सबसे लास्ट है। जैसे कोई संख्या निकाल लिया, जैसे 3, 2, 5 और 2। अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 2 होगा। अब इसको हम बोल दिए कि इस पावर 7 कर दो और इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो 32,572 का पावर 7, इसको आप कैसे निकाल सकते हो? आपको क्या निकालना है? यूनिट डिजिट। तो इसके लिए सबसे आसान है, लास्ट यूनिट संख्या जो लास्ट डिजिट होते हैं उसके यूनिट डिजिट के हिसाब से अपन उसकी यूनिट निकाल सकते हैं। जैसे 2 का यूनिट डिजिट, यदि 2 की पावर 1 है तो क्या होगा? 2। यदि 2 की पावर 2 है तो क्या होगा? यूनिट डिजिट 4 होगा। यदि 2 की पावर 3 है तो यूनिट डिजिट क्या होगी? 8। यदि 2 की पावर 4 है तो यूनिट डिजिट क्या होगा? वह 16। 16 में यूनिट डिजिट क्या होगी? 6। यदि 2 की पावर 5 करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या होगी? वैसे तो इसकी 2 की पावर 5 करने पे क्या होगा? 32। अब 32 में यूनिट डिजिट क्या होगा? 2 होगा। 2 की पावर 6 करेंगे तो ये तो होगा 64, लेकिन इसकी यूनिट डिजिट 4 होगी। 2 की पावर 7 करेंगे तो क्या होगी? 128, लेकिन इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 8 होगी। 2 की पावर 8 करेंगे तो क्या होगा? 256, लेकिन इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 6। आप देख रहे हो कि हर साइक्लिक 4 के बाद, हर 4 साइक्लिक के बाद उसका यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है। जैसे 2 की पावर 1 किए तो 2 आया, 2 की पावर 2 करे तो 4 आया, 2 की पावर 3 किए तो 8 आया, 2 की पावर 4 किए तो यूनिट डिजिट 6 आया। लेकिन जैसे ही 2 की पावर 5 किए तो उसका यूनिट डिजिट फिर से रिपीट होने लगा। 2 हुआ, 2 की पावर 6 किए तो 4 आया, 2 की पावर 7 किए तो 8 आया, 2 की पावर 8 किए तो 6 आया। और जैसे ही 2 की पावर 9 करेंगे तो यूनिट डिजिट वापस से ही 2 आएगा। जैसे 256 है, 2 की पावर 9 करेंगे तो 512, 512 में यूनिट डिजिट क्या होती है? 2। मतलब अपन को ये पता है कि 2 का यूनिट डिजिट हर 4 साइकिल के बाद रिपीट होने लगता है, इसलिए अपन को कुछ नहीं करना है। जैसे 2 की पावर 7 है, कुछ नहीं करना, जो पावर 7 है उसको पहले 4 से डिवाइड करो और जितना रिमाइंडर हो सीधे सीधे उसी को निकाल दो। 2 की पावर 3, यदि इसको 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा? 3। अब 2 की पावर 3 ही 2 की पावर 7 है, देख लो 2 की पावर 3 क्या है? 8, वही 2 की पावर 7 है, सॉरी इसका यूनिट डिजिट 8। इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 2 की पावर 15 है, अब 2 की पावर 15 जो होगा, अब 15 को क्या पहले 4 से डिवाइड कर, रिमाइंडर कितना आता है? 3, 2 की पावर 3। तो जो 2 की पावर 3 होगा उसका यूनिट डिजिट वही 2 की पावर 15 का भी यूनिट डिजिट होगा। ओके, तो याद रखो 2 की पावर 3 का यूनिट डिजिट क्या है? 8 है, इसका भी 2 की पावर 3 का, 2 की पावर 15 का यूनिट डिजिट 8 ही होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट का सिर्फ लास्ट डिजिट देखते, बाकी आपको उसके पहले का कोई मतलब नहीं, कितना भी है 8, 10, 15, 20, 150, 200, उसके सामने कुछ नहीं, दी लास्ट का यूनिट डिजिट ही देखते। ये है 2 का। ऐसे ही हम 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 8 का, 7 का, 9 का और 0 का तो यूनिट डिजिट आपको पता है, 0 का यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही होता है। ओके, ये तो आपका 2 का ही। इसके अलावा मैं आपको 3 का और 7 का और 8 का पहले बताता हूँ। ये हर 4 साइक्लिक ऑर्डर के हिसाब से चलते हैं। इसके अलावा 4 और 6, 4 और 9 2 साइक्लिक ऑर्डर से चलते हैं। 6 और 5
उसके पूरे कितने भी उसके हर साइक्लिक ऑर्डर में सेम होता है, कितने भी शब्द उसका यूनिट हमेशा सेम होता है। तो सबसे पहले 3, 7 और 8 का मैं बता रहा हूँ। 2 का मैंने बता दिया ना। अब देखो मैं 3 का बता रहा हूँ। 3 का यूनिट डिजिट, यदि 3 की पावर 1 करोगे तो क्या आएगा? 3। 3 की पावर 2 करोगे तो क्या आएगा? 9। 3 की पावर 3 करोगे तो क्या आएगा? 3 का 9 त्रिक 27। यूनिट डिजिट क्या है? 7। 3 की पावर 4 करोगे, 3 का 9 त्रिक 27 क्या? 81। यूनिट डिजिट क्या है? 1। जब 3 की पावर 5 करोगे तो क्या आएगा? 27 का 81 और 81 यहाँ 243। अब इसके आगे भी 3 की पावर, अपन को कुछ नहीं करना, अपन को अब यूनिट डिजिट देखना है। अब 3 की पावर 6 करोगे, 3 की पावर 6 करोगे तो लास्ट यूनिट डिजिट में 3 का मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 9। 3 की पावर 7 करोगे तो 9 में 3 का मल्टीप्लाई 9 से 1 यूनिट डिजिट 7 आएगा। मतलब आप देख रहे हो कि 3 की पावर 4 के बाद फिर से रिपीट हो, यदि 3 की पावर 8 करोगे तो 7 त्रिक 21 यूनिट डिजिट 1 आएगा। मतलब हर 4 साइक्लिक ऑर्डर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट हो रही। ओके, तो अपन को कुछ नहीं करना। यदि बड़ा सी कितनी भी बड़ी घात हो, यदि 3 की पावर 500, 3 की पावर 500, अपन को कुछ नहीं करना। सबसे पहले 500 को 4 से डिवाइड करो, उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा वही 3 का यूनिट, वही उसी घात के हिसाब से जो यूनिट डिजिट आएगा वही 3 की घात के 500 का यूनिट डिजिट होगा। सबसे पहले 500 को 4 से डिवाइड करते हैं, कितना आता है? 500 को 4 से डिवाइड कर यूनिट डिजिट रिमाइंडर कितना आता है ये देखो। 4 एकम 4 बचेगा, 1 बनेगा 10, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बचेगा कितना? 2, 4 पंचे रिमाइंडर 0। और यदि रिमाइंडर 0 आता है तो उसका मतलब होता है कि पावर 4। ये नहीं कि रिमाइंडर 0 तो 3 की पावर 0 बराबर 1, नहीं। यदि रिमाइंडर 0 आता है उसका मतलब होता है कि 3 की पावर 4, क्योंकि अब 3 की पावर 4, अब 4 को भी 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर तो 0 ही आएगा ना। इसलिए जो यदि रिमाइंडर 0 तो होता है 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 कितनी है? इसका यूनिट डिजिट क्या है? 1। 3 की पावर 500 का भी यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा, जो 3 की पावर 4 का। लेकिन यदि पावर रिमाइंडर 1 होता तो 3 की पावर 1 होती। इसका मतलब नहीं 3 की पावर रिमाइंडर हमारा 0 है तो आपने बोले सर रिमाइंडर तो 0 है तो सिर्फ 3 की पावर 0, अब 3 की पावर 0 का मान तो 1 होता है। किसी भी संख्या में पावर यदि पावर 0 तो इसका मान तो 1 ही होता है। तो सर ये कैसे है? कुछ नहीं करना। इसलिए हमेशा 3 की यदि रिमाइंडर 0 तो इसका मान होता है पावर 4। जिस संख्या से डिवाइड करेंगे वही इसकी पावर होगी। ओके, ये किसका? 3 का। अब 3 के अलावा मैं 7 और 8 का बता दे रहा हूँ। अब 7 का देखो, एक सेकेंड। अब इसकी पावर किसके निकाले? 7 की। 7 का रिमाइंडर देखते हैं, देखो। अब 7 का देखते हैं सीधे सीधे। अब 7 का, किसका? 7 का नहीं। अब यदि 7 की पावर 1 करोगे तो कितना आएगा रिमाइंडर? 7 यूनिट डिजिट 7 है। लेकिन 7 की पावर 2 करोगे तो 7 सत्ते 49, यूनिट डिजिट 9। अब 7 की पावर 3 करोगे, 7 तो 1, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343। अब 343 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 3।
अब 7 की पावर 4 कर, कुछ नहीं करना है, यूनिट डिजिट में 7 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 त्रिक 21 यूनिट डिजिट 1 है। अब 7 की पावर 5 करोगे, 7 की पावर 5 करोगे तो क्या होगा, 7 एक 7, 7 की पावर 6 करोगे तो 7 सत्ते 49 यूनिट डिजिट 9, 7 की पावर 7 करोगे 9 सत्ते 63 मतलब 3। अब 7 की पावर 8 करोगे तो क्या होगा, 7 त्रिक 21 8, 7 की पावर 9 करोगे तो फिर आएगा क्या 7, 7 की पावर 10 करोगे तो क्या आएगा 9। मतलब हर 4 साइक्लिक ऑर्डर के बाद ये, हर 4 साइक्लिक ऑर्डर के बाद ये रिपीट हो रहे हैं। तो जैसे हमने 3 का निकाला, 2 का निकाला, वैसे ही 7 का निकाल, और सेम ऐसे ही 8 का भी निकालना। ये 8 का आप लोग निकाल कर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ओके, अब चलिए इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ किसका, 4 और 9 का। सबसे पहले 4 का देखो, सबसे पहले मैं 4 का बता रहा हूँ। अब 4 का कैसे, यदि 4 की पावर 1 करोगे तो क्या आएगा 4, 4 की पावर 2 करोगे तो क्या आएगा 4 चौको 16 6, 4 की पावर 3 करोगे तो क्या आएगा 4 चौको 16, 16 चौको 64 मतलब 4, फिर से यूनिट। 4 की पावर 4 करोगे तो क्या आएगा 6, 4 की पावर 5 करोगे तो क्या आएगा 4, और 4 की पावर 6 करोगे तो क्या आएगा 6। मतलब आप देख रहे हो 4 में कि यदि 4 की पावर ऑड है, 4 की पावर ऑड है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 4 होगा। लेकिन यदि 4 की पावर इवन है, 4 की पावर इवन है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा। क्या होगा 6 होगा। ओके, 6 होगा, क्योंकि देखो 4 की पावर 1 के तो 4 है, 4 की पावर 2 के चल जाएगी, जैसे ही 4 की पावर 3 और संख्या के तो वैसे उसका यूनिट डिजिट वापस ही 4 होगा। 4 की पावर 4 यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा। मतलब इसका मतलब ये है कि 4 के सिर्फ 2 फैक्टराइज मतलब 2 साइक्लिक होते हैं, हर 2 साइक्लिक के बाद 4 के रिपीट होने, मतलब 4 के यदि ऑड है तो उसका यूनिट डिजिट 4 होगा, और यदि इवन है तो उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। सेम ऐसे ही 6 का है, सॉरी 6 का क्या है तो 9 का है। अब 9 का देखते हैं, 9 का, अब 9 का देखो, यदि 9 की पावर 1 करोगे कितना आएगा 9, 9 की पावर 2 करोगे कितना आएगा 81, इसमें यूनिट डिजिट क्या है, मैं सिर्फ यूनिट डिजिट लिख रहा हूँ 81, तो ये क्या होगा 1। जैसे ही 9 की पावर 3 करोगे तो यूनिट डिजिट वापस 9 आ जाएगा, 9 की पावर 4 करोगे तो यूनिट डिजिट हमेशा वापस कैसे आ जाएगा 1 आएगा, और 9 की पावर 5 करोगे तो 9, और 9 की पावर 6 करोगे तो 9 की पावर 6 करोगे तो 1। मतलब आप देख रहे हैं कि यदि 9 की पावर ऑड है तो इसका यूनिट डिजिट 9 आ रहा है, लेकिन यदि 9 की पावर इवन है, 9 की पावर यूनिट इवन है तो इसका यूनिट डिजिट 1 आ रहा है। मतलब हर 2 साइक्लिक ऑर्डर के बाद ये भी सेम रिपीट हो रहा है। जैसे 4 में ऑड करने पे 4 आ रहा है, इवन करने पे 6 आ रहा है, लेकिन इसमें 9 की पावर ऑड करने पे 9 आ रहा है, और 9 की पावर इवन करने पे 9 की पावर इवन करने पे 1 आ रहा है। ओके, अब एक रह गया 6 और एक रह गया 5, 2 और रह गए, तो मैं 5 और 6 का दिखाई दे रहा हूँ। सबसे पहले 5 का करते हैं। अब 5, अब जैसे 5, 5 की पावर 1 करोगे क्या आएगा 5, 5 की पावर 2 करोगे 5, 5 की पावर 3 करोगे यूनिट डिजिट 5, क्योंकि 5 पचम 25, 25 पच्चीस 125, 25 625, 625
पंचे कितना होता है बताओ? 30 कुछ समथिंग होता है। 31, 625 कुछ समथिंग होता है, 31-25 होता है, हाँ 31-25 होता है। तो आप देख रहे हो कि 5 की कितनी भी पावर करो, 1 से लेके 1000 तक, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही होगा। क्या होगा? उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही होगा। तो 5 का यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही होता है, याद रखना ये चीज। ओके। अब 6 का, 6 का देखो, 6। अब 6 की पावर 1 करो, 6 की पावर 1 करोगे 6, 6 की पावर 2 को 6 छंग 36 यूनिट डिजिट 6, 6 की पावर 3 को 6 छंग 36 छक्का 216 यूनिट डिजिट 6, 6 की पावर 4 करोगे यूनिट डिजिट 6, 6 की पावर 5 का यूनिट डिजिट 6। मतलब 6 के भी कितने भी पावर करो, कितने भी पावर करो, कितने भी पावर करो, उसकी घात हमेशा, उसका यूनिट डिजिट हमेशा सेम होता है। जैसे 5, 5 की कितने भी पावर करो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 होगा, वैसे ही 6 के कितने भी पावर करो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही होगा। ओके। आज मैंने आपको बताया डिविजिबिलिटी रूल, नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स और यूनिट डिजिट। ये मैंने 3 फार्मूले बताए। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज हम नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला, सम ऑफ फैक्टर कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा है। उसके अलावा यूनिट डिजिट समझा है और डिविजिबिलिटी रूल समझा है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा तो अब आप एग्जाम में क्वेश्चन को बहुत फास्ट और आसानी से कर सकेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को दोस्तों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें मैथ कॉन्सेप्ट 25 और बेल आइकन में प्रेस करके रखें ताकि अगले वीडियो जल्दी से जल्दी आए और एक नए फार्मूले और नए कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि आपकी ऐसे ही डेली पावरफुल ट्रिक्स मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और अपने गोल पर फोकस रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।